सो देखो बेटा कि जो लास्ट ਲੈਕਚਰ है उसके ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੌਪਿਕ वर्क डन बाय ए फोर्स। तो उस टॉपिक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और उस तो बाद बेटा ਆਪਾਂ डिस्प्लेसमेंट फोर्स ग्राफ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर एरिया जो है दैट रिप्रेजेंट्स वर्क डन। और देखो आज आप बेटा स्टार्ट करना टॉपिक देखो बेटा थानू दसिया सीगा कि जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसके अकॉर्डिंगली जो वर्क है ना दैट इज डन बाय दैट इज ऑलवेज डन बाय ए फोर्स। मतलब वर्क हमेशा फोर्स कर दी है। हुण बेटा थोड़े सामने आपां एक हैडिंग लिखिया वा कंजरवेटिव फोर्स और दूसरा है नॉन कंजरवेटिव फोर्स। हुण दोनों दे विच फर्क की है बेटा? हुण एक्चुअली जदों आपां कंजरवेटिव फोर्स एंड नॉन कंजरवेटिव फोर्स दे बारे गल करदे हां तां असीं कंजरवेटिव ते नॉन कंजरवेटिव फोर्स नूं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स। हुण उहदे लई बेटा तुसी नोट करो कि अगर थानू ये बोलिया जाए कि स्टार्ट रबिंग यूर हैंड्स, तुसी अपने हाथ नू रब करना शुरू करो। हुण जदों तुसी अपने हैंड्स नू रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तां तुसी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जदों तुसी दोनों हत्थां नू रब कर रहे हैं आपस दे विच तां तुसी वर्क कर रहे हैं बेटा अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन दे अगेंस्ट तुसी वर्क कर रहे हैं, पर उसका रिजल्ट की हो रहा देखो कि थोड़े हथ गर्म हो जाते हैं। तो इस मैथड नू तुसी यूज करते हैं पर्टिकुलरली विंटर्स दे विच जदों हथ ठंडे होणगे है ना, तो असी उहदे नाल पेन नहीं पकड़ पाने अच्छी तरह नाल, बाइक नहीं पकड़ पाने, तो असी रबिंग ऑफ हैंड्स कर दें। तो जदों तुसी रबिंग ऑफ हैंड्स कर रहे हैं तो तुसी की कर रहे हैं एक्चुअली वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट फ्रिक्शन। और उहदा रिजल्ट की निकलदा वा कि थोड़े हाथ गर्म हो जाते हैं क्योंकि हीट पैदा होती है। ਇਹਦਾ मतलब इस एग्जाम्पल तो तुसी माइंड च की रखना कि जदों असी रबिंग ऑफ हैंड्स की तो असी वर्क किया अगेंस्ट फ्रिक्शन और उसका रिजल्ट की निकलिया हीट पैदा हो गई, हीट पैदा हो गई। हुण दूसरी तरफ बेटा देखो कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जमीन ते पिया वा तो तुसी उस ऑब्जेक्ट नू चक के टेबल ते रखता, अगेन तुसी वर्क किया वा। पर हुण इस बार जदों तुसी ऑब्जेक्ट नू जमीन तो चक के टेबल ते रखिया बेटा तो तुसी वर्क किया वा अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो पर हुण इस बार कोई हीट पैदा नहीं हुई है। तुसी सिंपली जदों ऑब्जेक्ट नू जमीन तो रख चक के टेबल ते रखिया
ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੀਟ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਅਗੇਂਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸਿਸ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀਟ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗੇਂਸਟ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ? तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕ ਹੀਟ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਦਰ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ ਬੇਟਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚਾਈ ਤੇ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ। तो ये वर्क तुसी जिहड़ा कीता वा ये ग्रैविटी दे अगेंस्ट कीता। हुण फर्क समझो, मीनस इत्थे आपां दो फोर्सिस लैके एग्जाम्पल मतलब कंसैप्ट नूं क्लीयर करन लई दो एग्जाम्पल्स लईआं। एक है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन दा रिजल्ट की होया, उन्हें हीट च कन्वर्ट करता है ना, वो वर्क हीट च कन्वर्ट हो गया, स्टोर नहीं होया। पर दूसरी एग्जाम्पल च जदों असीं वर्क डन अगेंस्ट ग्रैविटी कीता तो वो स्टोर होके अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो गया। तो हुण बेटा इत्थों डिस्टिंग्विश की करना कि जिस फोर्स दे अगेंस्ट वर्क करन ते वो वर्क हीट च कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नोन एज नॉन कंजरवेटिव फोर्स। उन्होंने नॉन कंजरवेटिव फोर्स कहने हैं। तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन है दैट इज नॉन कंजरवेटिव फोर्स। पर जिस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करन ते वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो जाए, हीट च कन्वर्ट ना होए, दैट इज नोन एज कंजरवेटिव फोर्स। जिस तरह ग्रेविटी है ना, तो ग्रेविटी बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स का ही पर्टिकुलर केस है ना। तो कंजरवेटिव फोर्स ते नॉन कंजरवेटिव फोर्स का फर्क तुहानू पता लग गया। हुण अगर नॉन कंजरवेटिव फोर्स की अदर एग्जाम्पल की गल करिए तो अदर एग्जाम्पल बनेगी विस्कस फोर्स। तो ये नॉन कंजरवेटिव फोर्स है। बट अगर कंजरवेटिव फोर्स की होर एग्जाम्पल की गल करिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है, फिर इलैक्ट्रिक फोर्स है। तो ये +2 दे विच आपां डिस्कस करांगे। इस तो इलावा आपां स्प्रिंग वाला केस लवांगे। स्प्रिंग दे अंदर जिहड़ी पैदा हुंदी रीस्टोरिंग फोर्स है वो इलास्टिसिटी करके है, उन्होंने कहने इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स है ना। तो एक कंजरवेटिव फोर्स है। तो कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क कभी भी हीट बन के वेस्ट नहीं होएगा, वो सिस्टम च स्टोर हो जाएगा और उस स्टोर्ड एनर्जी नू लोड पैन ते दोबारा असी रीयूज कर सकते हैं। जबकि नॉन कंजरवेटिव फोर्स के अगेंस्ट किया हुआ वर्क हमेशा हीट च नाल दी नाल कन्वर्ट हो जाएगा। हुण देखो बेटा, हुण जो इलास्टिक फोर्स है ना, इलास्टिक फोर्स वो बेटा एक तां स्प्रिंग दे विच है कि जदों तुहाडे सामने कोई स्प्रिंग है, जदों स्प्रिंग नूं तुसीं कंप्रैस करदे आ या एलोंगेट करदे आ है ना, दबाने आ या खिंचदे आ, तां उहदे अंदर इलास्टिक फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स पैदा हुंदी है बेटा। दूसरा एक्चुअली जदों आपां स्प्रिंग की गल करदे आ, जदों तुसीं स्प्रिंग नूं कंप्रैस करदे आ या एलोंगेट करदे आ तां तुसीं स्प्रिंग दी साइज नूं बदल रहे हैं ना। तो जदों तुसीं किसी भी बॉडी की शेप या साइज नूं बदलदे आ, ठीक है, एक हुंदी है परमानेंट डिफॉर्मेशन। मीनस आपां एक बॉडी ते फोर्स लगाई, उहदा शेप या साइज या दोनों बदल गए, पर जदों असीं फोर्स हटाई तो बॉडी की शेप जो बदल गई सीगी उदां ही रह गई, उहनूं कहने आ परमानेंट डिफॉर्मेशन। पर कई बार हुंदा कि जदों आपां बॉडी के उपर फोर्स लगाने आ पुत, तो जब तक फोर्स लग रही है सिर्फ उन्नी देर तक ही उस बॉडी की शेप या साइज या दोनों बदले रहते हैं, चेंज होए रहते हैं।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ टेम्परेरी डिफॉर्मेशन, मतलब थोड़ी देर ਲਈ है ना, जब तक फोर्स लग रही है। तो ਜਿਹੜੀ इलास्टिक फोर्स है वो उदों एग्जिस्ट करेगी ਜਦੋਂ बॉडी ਦੀ शेप या साइज परमानेंटली डिफॉर्म नहीं की देगी। मतलब अगर बॉडी के उपर फोर्स लगाने ते बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो गई, फोर्स हटाने ते बॉडी पहले वर्गी नहीं हो पाती, फिर उत्थे प्लास्टिक फोर्स है। बट अगर बॉडी पहले वर्गी हो पाती है तो इलास्टिक फोर्स होंगी बेटा। ये बारे भी सैपरेटली यूनिट नंबर 6 च आप स्टडी करांगे। तो हुण जदों आप गल करते हैं इलास्टिक फोर्स की, इलास्टिक फोर्स सिर्फ स्प्रिंग च ही नहीं है। हुण जिद्दां अगर तुहाडे कोल रबर बैंड है तो रबर बैंड नूं आपां कई बार की करते हैं, दो उंगलों च फसा के उहदे च कागज का छोटा जिहा टुकड़ा लगा के पिछे नूं खिंचते हैं और छड्डते हैं। तो वो जिहड़ा कागज का टुकड़ा वा वो जस्ट लाइक बुलेट एक्ट करता वा ना, जिहदे नाल जाके टकरांदा उहनूं चोट करता वा। तो एक्चुअली उहदे च जदों तुसीं रबर बैंड नूं पिछे नूं खिंचिया बेटा तो तुसीं वर्क किया अगेंस्ट इलास्टिक फोर्स, और वो इलास्टिक फोर्स उस रबर बैंड के अंदर स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और जदों तुसीं उसनूं छड्डिया तो वो पोटेंशियल एनर्जी उस कागज के टुकड़े के काइनेटिक एनर्जी च कन्वर्ट हो गई। मतलब जिहड़ी वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स है वो हीट नहीं बनता, वो अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बन के सिस्टम च स्टोर हो जाता और उन्होंने लोड पैन ते असी यूज कर सकते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी च कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस गल नूं इदां समझना वा। तो हुण बेटा ये तो है कंजरवेटिव एंड नॉन कंजरवेटिव फोर्स नूं समझना इन टर्म्स ऑफ हीट पैदा होंदी है कि नहीं होंदी। पर इस गल नूं बेटा एक होर वे है सानू समझण दा, वो है कि अगर कंजरवेटिव फोर्स की गल की जाए तो देखो बेटा जदों आपां वर्क करते हैं अगेंस्ट सम फोर्स, अगेंस्ट सम फोर्स कितना वर्क कर रहे हैं तुसी, हुण जिद्दां मान लो तुसी किसी ऑब्जेक्ट नूं जमीन तो चक के टेबल ते रख रहे हैं बड़ा, और उस ऑब्जेक्ट नूं बड़ा स्लोली मूव कर रहे हैं तुसी, हौली हौली, तो उस वक्त तुसी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो क्योंकि ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट नूं ऊपर जान तो रोक रही है और तुसी उन्हें ऊपर चक रहे हैं ना, ले जा रहे हैं, तो तुसी वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो अगर बेटा असी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी नोट करिए, ग्रेविटी भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कह सकते हैं, तो तुसी की नोट करोगे बेटा कि मान लो सपोज साडे कोल आ सरफेस ऑफ अर्थ है, हुण आ तुहाडे कोल बेटा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रहा से, और इस ऑब्जेक्ट का मास m है, और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन सपोज है पॉइंट ए, ठीक है। हुण इस ऑब्जेक्ट नूं बेटा असी शिफ्ट करना ए टू बी, इस ऑब्जेक्ट नूं असी शिफ्ट करना ए टू बी, तो ए इनिशियल पोजीशन है, बी फाइनल पोजीशन आ गई। हुण अगर तुसी इस ऑब्जेक्ट नूं ए टू बी शिफ्ट करन लई इनू बिल्कुल ऊपर लै गए सीधा इस तरह, तो इस पाथ नूं असी बोलता पाथ नंबर 1। तो मान लो ए टू बी हाइट है h, तो इस केस दे विच वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी to shift the object from A to B along path 1,
हुण थोड़ा ध्यान दिओ बेटा, वर्क का फार्मूला हुंदा वा फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का डॉट वर्क प्रोडक्ट। फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट इज वर्क डन बाय द फोर्स। हुण इत्थे क्योंकि आपां लिख रहे हैं वर्क डन अगेंस्ट, तो इस करके असी पहला नैगेटिव साइन ले लेना, फिर उस तो बाद वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, मतलब फोर्स ग्रेविटी है। हुण ग्रेविटी फोर्स केड़ी है पुत? वेट। तो वर्क डन का फार्मूला की हुंदा? एफ वैक्टर डॉट एस वैक्टर, एफ एस कॉस थीटा। हुण एफ फोर्स है, एस डिस्प्लेसमेंट है, कॉस थीटा च फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट च बनने वाला एंगल है। तो जे तो असी कैलकुलेट करना हुंदा वर्क डन बाय द ग्रेविटी, फिर नैगेटिव साइन नहीं सी लेना, हुण नैगेटिव साइन ले लिया ना क्योंकि अगेंस्ट है। तो वर्क डन अगेंस्ट करके पहला नेगेटिव साइन लिख लिया, फिर फोर्स लिख ली केड़ी जिहदे अगेंस्ट करना ग्रेविटी, ग्रेविटी वेट है, फिर डिस्प्लेसमेंट है। हुण डिस्प्लेसमेंट हो रही है इसकी एच, ए टू बी, और तुसी देख रहे हैं कि जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट एच है उसकी डायरेक्शन ते फोर्स की डायरेक्शन च एंगल है 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1 ते माइनस +1, तो ਇਹਦਾ मतलब ए टू बी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ शिफ्ट ਕਰਨ ਲਈ जो वर्क डन है along path 1 वो mgh आया अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, पर अगर मान लो बेटा असी इस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ले जाना ए तो बी है, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ सोच लिया भी ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ए तो जावांगे सपोज सी तो जावांगे असी सपोज डी तो जावांगे असी सपोज ई तो जावांगे एफ, और एफ तो जावांगे बी। तो आ जिहड़ा पाथ है बेटा इनू असी कहता पाथ नंबर 2। हुण अगर तुसी कैलकुलेट करना वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी along path 2 from A to B, तो हुण आपां इस पाथ नू डिफरेंट पार्ट्स च डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट है A टू C, वर्क डन A टू C, फिर है C टू D, फिर है D टू E, फिर है E टू F, और फिर है F टू B। हुण ध्यान दिओ बेटा, हुण तुसी नोट करो A टू C जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रेविटी दे परपेंडिकुलर है। ए टू सी जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है ग्रेविटी दे परपेंडिकुलर है, cos 90 0। तो इस करके वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम ए टू सी 0 है। फिर आ जाओ सी टू डी, हुण अगेंस्ट होने करके माइनस साइन, ग्रेविटी mg है, डिस्प्लेसमेंट h1 है, और क्योंकि C तो D डिस्प्लेसमेंट h1 और ग्रेविटी नीचे नु है बेटा ऑपोजिट, cos 180 डिग्री -1, तो आ वाला आ गया। फिर DE ते आ जाओ, हुण D तो E जिहड़ी लाइन है होरिजोनटल है, तो D टू E डिस्प्लेसमेंट होरिजोनटल है जबकि वेट वर्टिकल है। अगेन एंगल 90 है, cos 90 0, तो ये 0 हो गया, प्लस ई टू एफ माइनस अगेंस्ट करके
ग्रेविटी mg, डिस्प्लेसमेंट है E2F H2 cos 180 डिग्री प्लस हुन FB अगेन डिस्प्लेसमेंट होरिजोनटल है तो cos 90 जीरो हो गया। हुन cos 180 डिग्री माइनस वन ते वन माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाना ना इदा ही। तो आ गया थोड़ा MgH1 प्लस MgH2, Mg कॉमन है बेटा H1 प्लस H2। हुन डायग्राम देखो H1 प्लस H2 मिलके H है, हुन नोट की कीता तुसी कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी अलोंग डिफरेंट पाथ्स सेम आ रहा भी, चाहे पाथ 1 है चाहे पाथ 2 है। पहली नजर च सानू लग रहा कि पाथ 2 च जिहड़ा वर्क डन है वो ज्यादा होएगा है ना, बट सेम आ रहा। तो अगर बेटा किसी फोर्स के अगेंस्ट जिहड़ा वर्क डन है वो पाथ से डिपेंड ना करे, ठीक है, और वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे, जिदा कि ग्रेविटी के केस कर रहा कि ग्रेविटी के केस क्योंकि दोनों केसेस दे विच इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम है, पास डिफरेंट है, बट पास डिफरेंट होने के बावजूद भी वर्क डन सेम आ रहा, इट मीनस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये जी फोर्स है जिसके अगेंस्ट किया हुआ वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस है, उन्होंने कहने हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन एक तो सी ना कि जो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म च स्टोर हो जाता है। दूजी डेफिनेशन है कि वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हुन बेटा इस गल नूं असी जो मतलब प्रूव करना ये एक होर पार्ट लै सकते हैं, थर्ड पार्ट, कि मान लो तुसी कहने कि तुसी ऑब्जेक्ट नूं ए तो बी शिफ्ट किया और उहदे लई तुसी पहला ऑब्जेक्ट नूं अलोंग इनकलाइंड पाथ ए टू एफ लै गए, फिर एफ टू बी लै गए। तो इस केस दे विच ये पाथ नंबर 3 हो गया ना 3। तो वर्क डन अलोंग पाथ 3 अगेंस्ट ग्रेविटी। हुन इहदे च ध्यान दियो बेटा, हुन देखो हुन जिहड़ी ऑब्जेक्ट है इस रस्ते के ऊपर ए टू एफ प्लस एफ टू बी, ये दो पार्ट्स है ना ए टू एफ टू बी। हुन बेटा ए टू एफ देखो ध्यान नाल कि जदों ऑब्जेक्ट इस ए टू एफ पाथ के ऊपर है तो उसका वेट है इस तरफ ते डिस्प्लेसमेंट है इस तरफ, ठीक है। हुन अगर आप मान लीए कि लेट दिस एंगल भी थीटा, तो अगर आ एंगल थीटा वा बेटा तो देखो इस डायग्राम में ध्यान नाल देखो तो आ लाइन हॉरिजॉन्टल है, अभी हॉरिजॉन्टल है, अगर आ एंगल थीटा तो आ एंगल भी पुत थीटा ही है। तो इट मींस आ जी डिस्प्लेसमेंट है एस अलोंग पाथ ए टू एफ, तो ए डिस्प्लेसमेंट और वेट च एंगल कितना हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इट मींस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करके माइनस साइन, और ग्रेविटी है mg, डिस्प्लेसमेंट है s, और ग्रेविटी ते डिस्प्लेसमेंट च एंगल 90 प्लस थीटा है cos 90 प्लस थीटा प्लस वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम एफ टू बी। हुन एफ तो बी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन च है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड cos 90 करके जीरो हो जाएगा। हुन इत्थे तक थानू लग रहा कि ये वाला वर्क अलग आ रहा, बट इनू थोड़ा जिहा मैनुपुलेट करिए पुत। हुन ध्यान दियो माइनस cos 90 प्लस थीटा, तो देखो
cos A plus B, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। cos A प्लस बी है, cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी। cos 90 जीरो होने करके आ टर्म जीरो, sin 91 माइनस साइन थीटा। ਇਹਦਾ मतलब जो cos 90 प्लस थीटा ਇਹਦੀ जगह ਤੇ माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो गया तो आ प्लस हो गया mgs, है ना, ते नाल ਇਹਦਾ आ गया साइन थीटा। हाले भी ये वर्क और ये वर्क बराबर नहीं लग रहा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ देखिए, सोचो आ गल देखो पुत, आ ए है, आ एफ है, तो आ पॉइंट आप कंसिडर कर लेने जी अपने वालों। हुण ए जी एफ राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल की नाम है ए जी एफ। थीटा दे सामने एफ जी परपेंडिकुलर है और आ बेस है, आ हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूज ए एफ ओ एस के बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है दिस वन, तो परपेंडिकुलर के बराबर है एच दे। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू की लिख सकते हैं आप, सॉरी उल्टा करता पुत, एच वाई एस है ना, क्योंकि आ हाइपोटेन्यूज है, आप परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, तो एच वाई एस। तो साइन थीटा की वैल्यू इत्थे पुट कर देनी है। जो इत्थे पुट करोगे तुसी तो एस नाल एस कैंसल आउट हो जाना, तो एच बचेगा, तो डब्ल्यू कितना है ना, वर्क डन प्लस एम जी एच सेम। तो इत्थों की प्रूव होया कि अगर अगेंस्ट ग्रेविटी ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ऑब्जेक्ट ਨੂੰ शिफ्ट करते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ए टू फाइनल पोजीशन बी, तो चाहे पाथ डिफरेंट फॉलो किया जाए, along different paths work done सेम आएगा, बिकॉज ग्रेविटी इज ए कंजरवेटिव फोर्स। और वो इस आर्टिकल ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ प्रूव हो गया। तो कंजरवेटिव फोर्स उस फोर्स ਨੂੰ भी कहने हैं जिस फोर्स दे अगेंस्ट जो वर्क डन है that is independent of path followed between initial and final positions। तो हुन बेटा इत्थे तक गल समझ लगी है। सो देखो बेटा, हुन जेड़ा पाथ है ना, पाथ उन्होंने आप दो कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, ओपन पाथ एंड क्लोज्ड पाथ। ओपन पाथ दे विच हुंदा वा कि अगर ऑब्जेक्ट दी जिस पाथ ਨੂੰ फॉलो कर रहा, तो स्टार्टिंग पॉइंट ते एंड पॉइंट अगर दोनों डिफरेंट है, मतलब जिथों ऑब्जेक्ट चलिया जिथे जाके रुकया है ना, अगर वो अलग अलग है तो असं कहने हैं कि उन्हें ओपन पाथ फॉलो किया। पर अगर उसका फाइनल पॉइंट ते इनिशियल पॉइंट सेम ही है, मतलब ऑब्जेक्ट फाइनली उत्थे ही आ गया जिथों चलिया सी, तो असं कहने हैं कि इसने क्लोज्ड पाथ फॉलो किया। हुण थोड़ा ध्यान नाल गल सुनियो पुत, आपां कंजरवेटिव फोर्स दियां दो डेफिनेशंस दित्तियां। एक तो है कि अगर वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड है, पाथ ते डिपेंड ना करे और कादे ते डिपेंड करे, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ते, तां उहनूं कहने आ कंजरवेटिव फोर्स। दूजी डेफिनेशन सी कि वर्क डन अगेंस्ट फोर्स अगर पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाए तो उन्होंने कहने हैं कंजरवेटिव फोर्स। हुण तीसरी गल देखो बेटा, हुण इहदे विच मान लो पहला ऑब्जेक्ट गया ए तो सी, ठीक है, सी तो डी, डी टू ई टू एफ, और फिर एफ तो बी, और फिर बी तो ए आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट अगर बी तो ए आ गया तो असी की कहांगे बेटा कि इस ऑब्जेक्ट ने क्लोज्ड पाथ फॉलो किया। क्लोज्ड पाथ ए टू सी, सी तो डी, डी तो ई तो एफ, एफ तो बी, है ना। हुण अगर क्लोज्ड पाथ की गल आ गई पुत, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स अलोंग क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ का नाम लिख सकते हैं तुसी,
तो क्लोज्ड पाथ जिहड़ा वा हुण तुहाडे केस च की सीगा W पहला सी A तो C, फिर है C तो D, फिर है D तो E, फिर है E टू F, फिर है F टू B, और फिर है B टू A, है ना। हुण ध्यान दियो बेटा, हुण आ जिहड़ा आ वाला टोटल पाथ है, आ वाला ये बेसिकली आही है। हुण इहदी वैल्यू कितनी है mgh प्लस, है ना। आ जिहड़ा मैं अंडरलाइन किया ये सारे वर्क डन का सम इन्ना आना mgh आ आया ना। हुण आ जो है बेटा दिस वन, हुण इहदे च देखो, हुण जदों ऑब्जेक्ट B तो A आ रहा तो ਉਹਦੀ डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है। तो हुण इस केस दे विच जिहड़ा वर्क डन फ्रॉम B टू A है अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट, तो माइनस mgh, पर एंगल की है पुत्र, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे नू है और ग्रेविटी भी नीचे नू है, cos 0, तो माइनस mgh। तो ਇਹਦਾ मतलब आ जिहड़ा सर्कल किया वर्क डन है माइनस mgh, mgh माइनस mgh 0। तो इत्थों की याद रखना कि जो कंजरवेटिव फोर्स है ना, कंजरवेटिव फोर्स, उस केस दे विच वर्क डन अगेंस्ट कंजरवेटिव फोर्स along closed path is always 0। मतलब अगर थानू कोई कहे कि एक बॉडी क्लोज्ड पाथ फॉलो करके वापस आ गई है तो अगेंस्ट ग्रेविटी ओदा टोटल वर्क कड्डो, कड्डन दी नहीं लोड़, रिजल्ट की याद है 0 आना, प्रूव करता ना अपन। तो वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ हमेशा 0 होएगा, ऑलवेज। तो कैलकुलेट करन दी नहीं लोड़, वो प्रूव हो चुका, हुण इहदा रिजल्ट याद रखना। तो हुण इहनूं आपां यूज भी करांगे न्यूमेरिकल दे विच, बट तो ਇਹਦਾ मतलब कंजरवेटिव फोर्स की हुंदी है बेटा, अगर सानू कोई पूछे, है ना, तो ਅਸੀਂ दसना वा कि ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि अगर वर्क डन अगेंस्ट ए फोर्स along ए क्लोज्ड पाथ 0 है तो वो कंजरवेटिव फोर्स है ना। अगर वर्क डन along open path is independent of path but depends on initial and final position तामी कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर वर्क डन अगेंस्ट फोर्स स्टोर हो जाए इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी तामी फोर्स कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव फोर्स नू तुसी अलग अलग तरीके नाल डिफाइन कर सकते हैं। तो और कंजर्वेटिव फोर्स केड़ी केड़ी हुंदी है वो थानू मैं दसता, एक तो आपां प्रूव करता ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, तो ये तो प्रूव हो गया। बट इस तो इलावा +2 च आएगी इलैक्ट्रिक फोर्स, और हुण आपां नेक्स्ट टॉपिक पढ़ांगे इलास्टिक फोर्स। तो ये याद रखनी है केड़ी केड़ी फोर्स कंजर्वेटिव है। और जिहड़ी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसनू आपां किद्दां डिफाइन कीता सीगा कि वर्क डन अगेंस्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा हीट च कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोर नहीं होएगा, स्टोर नहीं होएगा। तो हुण इस गल नू बेटा तुसी देखो, ये गल तुसी प्रैक्टिकली चेक कर लई कि अगर तुसी दोनों हाथ अपने रब करते हैं तो तुसी फील करोगे कि वो गर्म हो जाएंगे ना। तो अगेंस्ट फ्रिक्शन जिहड़ा तुसी वर्क कर रहे हैं वो हीट की फॉर्म च कन्वर्ट हो गया। दूसरी गल कि जिहड़ा वर्क डन अगेंस्ट फोर्स है, तो अगर किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पाथ ते डिपेंड करे, पाथ ते डिपेंड करे तो उन्होंने कहने असी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर पाथ ते डिपेंड ना करे तो कंजर्वेटिव फोर्स। और इसी तरह बेटा अगर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स अलोंग ए क्लोज्ड पाथ 0 होए तो कंजर्वेटिव फोर्स, अगर नॉन 0 होए तो फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हुण इत्थे आपां प्रूव करन लगे हां
कि जिहड़ी फ्रिक्शन है नॉन कंजरवेटिव फोर्स है ना। हुण देखो, हुण बेटा इहदे लई आपां की करदे हां, ध्यान दिओ। हुण मान लो आ एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, तो ਇਹਦਾ वेट हो गया mg, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट च है, तो एक तो फोर्स लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा अगर ये ऑब्जेक्ट नू आपां इनिशियली ए तो बी शिफ्ट किया, ए तो बी शिफ्ट किया, जो ऑब्जेक्ट नू तुसी ए तो बी शिफ्ट कर रहे हैं बेटा, तो अगर ऑब्जेक्ट ए तो बी शिफ्ट हो रहा ओवर द सरफेस, तो ऑब्जेक्ट सरफेस के नाल क्योंकि कॉन्टैक्ट है, तो उहदे ते काइनेटिक फ्रिक्शन आएगी एफ के, किधर नू, पिछे नू, और एफ के दा मैग्नीट्यूड कितना निकालांगे बेटा, म्यू के एन, और एन की वैल्यू एम जी के बराबर है। हुण जदों ऑब्जेक्ट ए तो बी शिफ्ट होएगा, ध्यान दिओ, हुण आपां कैलकुलेट करना वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगेंस्ट का मतलब नैगेटिव साइन ला लेना, फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शनल फोर्स लिख ली, ते डिस्प्लेसमेंट ए बी मान लो एस है, और एस की डायरेक्शन ते एफ के की डायरेक्शन ऑपोजिट होने करके cos 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस होके एफ के एस। अच्छा, हुण जदों तुसी ऑब्जेक्ट नू ए तो बी लैके गए, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क डन होया ए टू बी, है ना, ये बराबर। हुण अगर तुसी इस ऑब्जेक्ट नू वापस बी तो ए लियांदा, बी तो ए, हुण जदों ऑब्जेक्ट बेटा बी तो ए आ रहा, तो वेट तो हमेशा थले नहीं रहना, नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर, पर हुण क्योंकि ऑब्जेक्ट जदों बी तो ए वाल आ रहा, तो हुण फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट होनी है ना एफ के, तो हुण बी तो ए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना, तो माइनस एफ के एस, तो ए तो बी जान दा वर्क डन भी प्लस एफ के एस है, बी तो ए दा भी प्लस एफ के एस है। तो अगर आप ए तो बी और वापस बी तो ए आ गए, तो ए हो गया क्लोज्ड पाथ, ए तो बी एंड बैक टू ए तो बी फिर वापस ए, तो हुण ये जिहड़ा क्लोज्ड पाथ दा वर्क डन है, ये दो हिस्सों च वंडिया, ए तो बी एंड बी टू ए। हुण एफ के एस प्लस एफ के एस, हुण ये जीरो नहीं आ रहा, तो हुण तुसी की नोट किया बेटा कि इस केस दे विच असी जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन निकाल रहे हैं अलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ, वो अगर जीरो आ जाता तो असी कह देना सी फ्रिक्शन कंजरवेटिव फोर्स है, पर नहीं आया, इस करके फ्रिक्शन नॉन कंजरवेटिव फोर्स है। तो कोई भी फोर्स जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क अलॉन्ग ए क्लोज्ड पाथ अगर जीरो आ जाए, तो उन्होंने कैटेगरी कंजरवेटिव वाली फोर्स च रखना, अगर ना आए तो उन्होंने नॉन कंजरवेटिव कह देना। इसी तरह बेटा कि अगर जिहड़ी कंजरवेट अपना कंजरवेटिव फोर्स है, उन्होंने इदा भी कह सकते हैं कि अगर वर्क डन बाय द कंजरवेटिव फोर्स और अगेंस्ट द कंजरवेटिव फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है, तो वो कंजरवेटिव है, ते जे नॉन कंजरवेटिव फोर्स है तो वह वर्क डन जिहड़ा वा वो डिपेंडेंट ऑन पाथ फॉलोड है। तो इस तरीके नाल असी कंजरवेटिव ते नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस नू डिस्टिंग्विश करते हैं। तो ये है रिगार्डिंग कंसैप्ट ऑफ कंजरवेटिव एंड नॉन कंजरवेटिव फोर्सेस, और उन्होंने प्रूव करना ये अपने आप च इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो हुण बेटा
देखो अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ ਫਰਾਈਡੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾयद ਨਾਰਾਇਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰਾਈਡੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੱਲਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੈ that is pulling is easier than pushing ये कितना बेटा हाँ थ्योरी ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਦੈਨ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ मूव करवाना ना मीन स्लाइड करवाना ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਉਹ ਫੋਰਸ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਔਰ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਸਰਫੇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਲਿਮਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਨਸ the body has been set into motion ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ in order to maintain that motion तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ और काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लेस देन है इस करके इट इज ईजियर टू मेंटेन द मोशन देन टू स्टार्ट द मोशन मोशन नु स्टार्ट करन नालों मोशन नु मेंटेन करना ईजी है तो क्योंकि मोशन नु स्टार्ट करन दे लई जेडी फोर्स चाहिदी है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो थोड़ी जी ज्यादा चाहिदी है पर मोशन नु मेंटेन करन दे लई जेडी फोर्स चाहिदी है वो काइनेटिक फ्रिक्शन तो थोड़ी जी ज्यादा चाहिदी है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा घट होंगी है प्रैक्टिकली तो इस करके इट इज ईजियर टू मेंटेन द मोशन देन टू स्टार्ट द मोशन दूसरी गल बेटा कि चाहे मोशन नु स्टार्ट करना वा चाहे मेंटेन करना वा है ना स्टार्ट करन दे लई लिमिटिंग फ्रिक्शन ने रोल प्ले करना तो जिन्नी एन ज्यादा होएगा एफ एल ज्यादा होएगी है ना और मेंटेन करने लिए काइनेटिक फ्रिक्शन है सो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ बेटा ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ कि अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने आ ऑब्जेक्ट है अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रही है इसका वेट नॉर्मल रिएक्शन और आप इस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ ਕੀ कर रहे हैं पुल कर रहे हैं और ये फोर्स एंगल थीटा पे लग रही है तो ये पुलिंग है पुलिंग वाला केस होट बेटा क्योंकि ये फोर्स ना तो सरफेस के अलोंग है ना परपेंडिकुलर है तो ये कंपोनेंट्स बना लेने हैं एफ कॉस थीटा एंड
एफ साइन थीटा। हुण आ जिहड़ियां फोर्सिस है जिहड़ियां परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो इन्हां नूं बैलेंस करके एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो आ वैल्यू आ गई। हुण बेटा आ जाओ, बॉडी वही है तो ਇਹਦਾ वेट mg है, नॉर्मल रिएक्शन n डैश, ये पुशिंग आ गया ना, तो पुशिंग के केस च असी आ फोर्स लगाती बेटा, आ फोर्स F, और फोर्स अगेन होरिजोंटल दे नाल कितना एंगल बना रही, थीटा ही है सेम। हुण बेटा आ जिहड़ी फोर्स की डायरैक्शन है ना, इस लाइन नूं तुसीं जिन्ना मर्जी एक्सटेंड कर सकते हैं, और जिस तरफ फोर्स की डायरैक्शन है उन्होंने असी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कह दें, उस लाइन नूं जिन्ना मर्जी लंबा छोटा कर सकते हैं। तो आपां इस फोर्स नूं इदां शो करता बेटा, है ना, एक्सटेंड करके। तो आ एंगल थीटा होने करके इहदा कंपोनेंट इस तरफ आ गया एफ कॉस थीटा और आ गया एफ साइन थीटा। हुण आ जिहड़े फोर्सेस है ये सरफेस के परपेंडिकुलर होने करके बैलेंस हो रही है ना, एन डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 तुसी की नोट कर रहे हैं कि पुलिंग के केस च नॉर्मल रिएक्शन पुशिंग नालों घट है। पुशिंग वाला नॉर्मल रिएक्शन एम जी प्लस एफ साइन थीटा वा, पुलिंग वाला एम जी माइनस एफ साइन थीटा वा। तो पुशिंग दा नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि ज्यादा वा, तो इसका मतलब पुशिंग के केस दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा होएगी। तो इट मीन्स पुशिंग हार्डर है, मतलब बॉडी नू पुश करके शिफ्ट करना ज्यादा जोर लगेगा, जबकि पुलिंग के केस क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन घट होएगा तो आसान होएगा। सो इस करके पुलिंग ईजीयर है बेटा। अच्छा, हुण इस गल नू असी एक होर न्यूमेरिकल दे नाल ध्यान दियो पुत, कि बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये पॉइंट तक क्लियर हो गया, पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल अपने आप। हुण देखो थोड़े सामने गल नूं सुनो पुत, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि मान लो आ एक रफ होरिजोंटल सरफेस है ना, हुण आ बेटा एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं जान के ऑब्जेक्ट नू पॉइंट ऑब्जेक्ट वांग शो कर रहा है ना, किसी भी शेप का हो सकता ऑब्जेक्ट। हुण बेटा ये जिहड़ा ऑब्जेक्ट है ये रफ होरिजोंटल सरफेस ते लाई कर रहा, और इस ऑब्जेक्ट और इस होरिजोंटल सरफेस दे विच जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। हुण बेटा इस ऑब्जेक्ट का अगर मास m है तो वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन आ गया n। हुण सपोज करो थानू कहा जाता कि आपां इस ऑब्जेक्ट नू ते फोर्स लगा रहे हैं F, और ये जिहड़ी फोर्स है ये होरिजोंटल सरफेस दे नाल एंगल बना रही है थीटा, थीटा। हुण एक तो आप प्रूव कर चुके हैं ना कि पुलिंग इज ईजियर देन पुशिंग, इस करके पहली गल तो कि बॉडी नू जदों भी शिफ्ट करना वा स्लाइड करके तां पुलिंग नू प्रेफरेंस देनी है पुशिंग नालों, पुशिंग च तुहानू जोर ज्यादा लगाना पएगा। दूजी गल बेटा देखो ध्यान दिओ, हुण जदों तुसी चाहते आ, हुण गल नू इहदी प्रैक्टिकल यूटिलिटी बेटा, कि अगर तुसी किसी भी ऑब्जेक्ट नू जिदा मान लो एक हैवी बॉक्स है वो फर्श के उपर लाई कर रहा है और आप उस बॉक्स नू स्लाइड करके शिफ्ट करना वा,
तो एक तो आप ये सीख गए कि सानू ਉਹਨੂੰ पुल करना चाहिए पुश की बजाय, है ना, ताकि अपनी एनर्जी सेव कर सकीए। दूजी गल बेटा, जदों तुसी उस ऑब्जेक्ट ਨੂੰ पुल करते हैं तो सानू अगेन ये भी सोचना पैना कि ਜਿਹੜਾ एंगल थीटा वा भी पुल करन लगे ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ फोर्स लगाइए वो किस डायरेक्शन च लगाई जाए, है ना, ताकि मिनिमम फोर्स लगानी पए, ताकि मिनिमम फोर्स लगानी पए। क्लियर है ना गल कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट ਨੂੰ पुल करना वा और शिफ्ट करना एक तो दूजी जगह, तो उस पुलिंग के दौरान मिनिमम फोर्स लगाने लई सानू फोर्स किन्ने एंगल ते लगानी चाहिए है, मतलब थीटा का वैल्यू किन्नी होनी चाहिए है। हुण पुत्र देखो, हुण जदों तुसी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दियो बेटा, आ फोर्स है अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हुण ये ऑब्जेक्ट और सरफेस दे विच इनिशियली तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक। हुण जिद्दां तुसी अप्लाइड फोर्स नूं थोड़ा थोड़ा करके वधाना शुरू किया एफ नूं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने वधना शुरू हो जाना, और जदों ये बॉडी सरफेस से चलण नूं तैयार है तो उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुकी होनी है, ते वो लिमिटिंग के बराबर होनी है। तो हुण मान लो ये बॉडी चलण नूं तैयार हो चुकी है, बस तुर पैना इन्हें, तो उस केस दे विच बेटा जिहड़ी आ फ्रिक्शन है, क्योंकि आप बॉडी नूं राइट वाल नूं स्लाइड करवाना चाहते हैं, तो आ वाली फ्रिक्शन ये लिमिटिंग हो गई, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। हुण ध्यान दिओ, गल नूं समझो, बड़ा काम ईजी है। हुण आ जिहड़ी लिमिटिंग फ्रिक्शन है और आ नॉर्मल रिएक्शन है, तुहानूं याद होएगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, ये दोनों ही कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। तो इसका मतलब टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स जिहड़ी है वो किधर नूं होएगी, वो होएगी इस पैरेललोग्राम दे डायगनल दे अलोंग, आ वाले। तो इसका मतलब बॉडी और सरफेस दे विच जिहड़ी रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो उन्होंने मैं FC लिखता, C स्टैंड्स फॉर कॉन्टैक्ट। और नाल ही तुहानूं एक गल याद आनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये थ्योरी जिहड़ी है उन्होंने समझ होनी चाहिए याद। तुहानूं याद होएगा कि जिहड़ी कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नॉर्मल दे नाल जिन्ना एंगल बनाती है उन्होंने कहने सीगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा, लैम्डा। हुण बेटा ध्यान दिओ, इत्थे कुल 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4, पर आपां इहदी और इहदी रिजल्टेंट आ लै ली FC, तो जदों आपां इन्हां नूं छड्डता तो आ गई, तो हुण रह गई 3, 1 2 3। हुण एक गल सुनो पुत, बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रिजल्ट भी उस तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हुण ये जिहड़ियां मैं 3 टिक फोर्सेस कीतियां F FC MG, तो क्योंकि इस वक्त बॉडी जो है वो बस मूव करने लिए तैयार बैठी है, बस रेडी टू मूव, इसे करके लिमिटिंग फ्रिक्शन सी, तो ये बॉडी स्टिल इक्विलिब्रियम च है, और ये ऊपर 3 फोर्सेस F FC MG एक्ट कर रही हैं इको पॉइंट ते, कॉन्कुरेंट फोर्सेस। तो आपां लैमीज थ्योरम भी पढ़ी सी बेटा, तो अगर कोई पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ 3 कॉन्कुरेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम च है तो असी लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। लैमीज थ्योरम कितना लगानी है कि आ जिहड़ी फोर्स है ना FC दे मैग्नीट्यूड नूं असी डिवाइड करना बाकी 2 फोर्सेस च बनन वाले एंगल दे साइन दे नाल, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू दूजी फोर्स F जिहड़ी है, तो F नूं काहदे नाल डिवाइड करना, बाकी 2 फोर्सेस MG एंड FC च बनन वाला एंगल, आ कितना होया एंगल 180 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू
एम जी इज इक्वल टू ओवर, तो इन्हां दोनों च बनने वाला एंगल हुण आ लैम्डा वा पुत और आ एंगल कितना 90 माइनस थीटा है ना। तो ये समझ आ गई सानू गल लैमीज थ्योरम। ये न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ਇਹਦਾ रिजल्ट उस तो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हुण बेटा साइन 90 प्लस थीटा बन गया कॉस थीटा, साइन 180 माइनस लैम्डा बन गया साइन लैम्डा। हुण आ है साइन 90 माइनस, इनू इदा लिख सकते हो, इनू ना आप इदा लिख सकते 90, तो ये बन गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ साइन लैम्डा इज इक्वल टू एम जी साइन 90 माइनस समथिंग, तो कॉस। हुण पुत्र ध्यान दियो, अगर आप सिर्फ इन्ने पोर्शन ते ध्यान दईए तो तुसी देखो जो एफ है वो आ गया एम जी साइन लैम्डा ओवर कॉस। ਇਹਦਾ मतलब अगर तुसी किसी बॉडी नू रफ सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करवाना तो मिनिमम फोर्स एफ कितनी लगानी पैनी है एम जी साइन लैम्डा कॉस थीटा माइनस लैम्डा। हुण ये फोर्स अगर तुसी चाहते हैं मिनिमम होए घट्टो घट होए तो ये फोर्स मिनिमम कदों होएगी बेटा जदों डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए, तो एफ विल बी मिनिमम इफ कॉस थीटा माइनस लैम्डा की हो जाए मैक्सिमम। ते कॉस दी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुंदी है 1 और केड़े एंगल ली हुंदी है 0 डिग्री ली। सो इसका मतलब कॉस थीटा माइनस लैम्डा मैक्सिमम ता होएगा अगर थीटा माइनस लैम्डा 0 हो जाए, मतलब थीटा लैम्डा के बराबर हो जाए। हुण इथों गल की निकल के आई कि अगर तुसी हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर किसी बॉडी नू स्लाइड करना वा एक तो दूजी जगह शिफ्ट करने लई, तो अगर तुसी चाहते हैं कि तुसी मिनिमम फोर्स लगा के पुल करके बॉडी नू शिफ्ट करो तो थोड़ी फोर्स हॉरिजॉन्टल दे नाल कितना एंगल बनाना चाहती है चाहिए वा लैम्डा के बराबर, मतलब थीटा की वैल्यू लैम्डा। लैम्डा की है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू थानू याद है tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब बॉडी और जिहड़ा सरफेस है उन्होंने विच जिहड़ा म्यू एस की वैल्यू है उत्ते लैम्डा डिपेंड करेगा। हुण मान लो म्यू एस की वैल्यू तो लैम्डा की वैल्यू आ गई सपोज 30 डिग्री, इसका मतलब उस सरफेस के ऊपर बॉडी नू एक तो दूजी जगह शिफ्ट करने लई जिहड़ी पुलिंग फोर्स है वो 30 डिग्री एंगल ते अगर लगा के तुसी बॉडी नू पुल करते हैं तो थानू मिनिमम फोर्स लगानी पएगी, जोर घट लगेगा। और मिनिमम फोर्स होएगी कितनी बेटा, क्योंकि जदों आ वैल्यू मैक्सिमम है 1 तो फोर्स मिनिमम कितनी हो गई एम जी साइन लैम्डा के बराबर। तो ये प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी आ गई ना यूज करने भी, कि अगर आप प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट नू शिफ्ट करना वा है ना, बीइंग साइंस स्टूडेंट सानू समझ लग गई भी उन्होंने पुल नहीं करना चाहिए पुश करना, सॉरी पुश नहीं करना चाहिए पुल करना चाहिए। दूजी गल जे आप पुल करना है तो पुल दे विच भी जे असी घट्टो घट फोर्स लगा के शिफ्ट करना तो थोड़ी वो फोर्स हॉरिजॉन्टल नाल किन्ने एंगल ते लगनी चाहिए है लैम्डा के बराबर। तो दूजा उस वक्त मिनिमम फोर्स होएगी कितनी जिन्ना बॉडी का वेट है जिन्होंने शिफ्ट कर रहे हैं इनटू साइन लैम्डा के बराबर। तो इस तरीके नाल बेटा आप ये प्रॉब्लम नू सॉल्व करते हैं और ये प्रॉब्लम अपने आप च इंपॉर्टेंट है, इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। हुण कल लई बेटा टाइम नोट कर लो, कल का बेटा टाइम है जिहड़ी थोड़ी कंपटीशन क्लास है ना, स्पैशल क्लास कह लो कंपटीशन क्लास कह लो, तो वो आप दोपहर नू रखनी है। तो दोपहर का टाइम 3 तो 4 सूट करेगा स्पेशल क्लास, ठीक है।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 8:15 ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ 3 to 4, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇ।